ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के क्लास 10 में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा। संस्कृत ग्रामर में समास विषय पर चर्चा करेंगे। छात्रों, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार समास प्रकरण चल रहा था, जिसमें हमने तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास की चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे अव्ययी भाव समास। आज हम जानेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं और यह क्या है। तो चलिए छात्रों, हम लोग बिंदु की ओर लौटते हैं। अव्ययी भाव समास। छात्रों, सबसे पहले आप यहाँ जो मैंने दो उदाहरण लिखा हूं उसको ध्यान से देखिए। ये जो मैंने दो उदाहरण लिखा है इसको ध्यान से देखिए। गंगायाः समीपम इति मक्षिका नाम अभावः इति निर्मक्षिकम और गंगायाः समीपम इति उपगंगम। अव्ययी भाव समास को अच्छी तरह समझने के लिए छात्रों, मैं जो इन दोनों उदाहरणों का विश्लेषण करने जा रहा हूं इसे आप ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, ये जो उपगंगम शब्द है इसका मतलब हुआ गंगा के पास, और ये जो निर्मक्षिकम शब्द है इसका मतलब हुआ मक्खियों का अभाव। मक्षिका मतलब मक्खी। उसी का हम विग्रह इधर करते हैं तो इसका विग्रह होता है गंगा या समीपम, मतलब गंगा के पास या नजदीक, और मक्षिका नाम अभाव यानी मक्खियों का अभाव। ये जो विग्रह है और इसके लिए जो हमने समस्त पद लिखा, छात्र आप जानते हैं कि समास क्या है? अनेक पदों का या दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। आप जानते हैं। तो देखिए, ये दो पद मिल करके यहाँ एक पद बन गए, ये दो पद मिल करके यहाँ एक पद बन गए। तो छात्रों यहाँ ध्यान दीजिए कि एक पद बने, ये दोनों एक पद है, लेकिन इसमें भी दो पद का भाव दिखाई पड़ रहा है। यहां भी दो पद हैं। देखिए, एक है उप और दूसरा है गंगम। ध्यान दीजिए छात्रों। और ये इसमें है नीर और यहां है मक्षिकम। ध्यान दीजिए। अब देखिए, इसको प्रथम पद और ये दूसरा पद, ये प्रथम पद और ये दूसरा पद, इसको हम पूर्व पद भी कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद भी कहते हैं। ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। अब छात्रों यहां देखिए कि इस समस्त पद में पूर्व पद जो है अव्यय है। पूर्व पद क्या है? अव्यय है, उप। इसका पूर्व पद क्या है? अव्यय है। और इसका पूर्व पद क्या है? ये भी अव्यय है, नि, या इसको हम नीर भी लिख सकते हैं। अब छात्र यहां देखिए, अव्यय आप समझ लिया। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय उसे कहते हैं, अव्यय शब्द को आप देखेंगे तो इसमें क्या है? अ प्लस व्यय, ये दो पद हैं, अ प्लस व्यय, अव्यय। अव्यय, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च करना। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च करना। खर्च करने का मतलब है कि किसी चीज को अगर हम खर्च करते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। कोई भी चीज खर्च करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो कहता है अगर खर्च करने का यहाँ जो हम लोग छात्र पढ़ रहे हैं वो कोई रुपये पैसे की बात नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको खर्च करने का अर्थ यहाँ रुपये पैसे से नहीं लेना है। खर्च करने का अर्थ यहाँ लेना है परिवर्तन से।
या रुपया पैसा भी अगर हम खर्च करेंगे तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। 10 रुपया है, उसमें 5 रुपया खर्च कर दिए तो परिवर्तन हो गया, अब 10 नहीं रहा, अब 5 रहा। तो यहाँ देखिए, व्यय का मतलब खर्च करना या परिवर्तन, और अ का मतलब नहीं, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा वह अव्यय कहलाएगा। ज्यों का त्यों रहेगा, न उसका लिंग बदलेगा, न वचन बदलेगा, न विभक्ति बदलेगी, कुछ नहीं, वो हमेशा अपने रूप में रहेगा, वो अव्यय कहलाएगा। तो देखिए छात्रों, इस उदाहरण में पहला पद क्या है? अव्यय है, और दूसरा पद क्या है? संज्ञा है। दूसरा पद क्या है? संज्ञा है। यहां देखिए, अब देखिए, पहला पद अव्यय है, और यहां देखिए गंगा है, ठीक है, तो गंगा में परिवर्तन हो रहा है, यहां लिखा गंगा या यहां लिख दिया गंगम, लेकिन ये उप जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और इसकी परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी प्रधानता है। इन दो पदों में जो उप शब्द है ये प्रधान है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे? तो जिसका पूर्व पद, जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और उसका पहला पद अव्यय भी होगा। अव्ययी, अव्ययी का मतलब होता है अव्यय वाला, वह समास जिसमें अव्यय हो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो हम इसकी परिभाषा इस उदाहरण से बना सकते हैं। इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे? जिसका पहला पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब छात्रों, अव्ययी भाव समास को पहचानने में, समझने में हम कुछ बात का ध्यान रखेंगे। बात का ध्यान क्या रखेंगे कि स्मरणीय, ये स्मरणीय तथ्य है, याद कर रखने योग्य। पहला क्या रखेंगे कि अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है। ध्यान दीजिए छात्र, पहला पद अव्यय होता है। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है? दूसरा पद या उत्तर पद, पहला पद या पूर्व पद, और दूसरा पद या उत्तर पद। दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है, ठीक है। और क्या ध्यान में रखना है कि जब इसका हम समास करते हैं, जब इसको हम समास बनाते हैं, तो पूरा समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। तीसरा बात ध्यान में रखना है कि समस्त पद नपुंसक लिंग समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है, ठीक है। ये तीन बात छात्रों आप ध्यान रखिए। ये तीन बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको अव्ययी भाव समास समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और पहला पद अव्यय होता है। एक बात और ध्यान रखिए कि पहले पद की प्रधानता होती है। एक बात और भी कि पहले या पूर्व पद, इसको लिखिए पूर्व पद, पूर्व पद की प्रधानता होती है, ठीक है छात्र। अब आप अव्ययी भाव, आशा है कि आप अव्ययी भाव समास समझ गए होंगे। अब अव्ययी भाव समास में आपको पढ़ना क्या है, किन अव्ययों को पढ़ना है? ऐसे तो बहुत से हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जिन अव्ययों के बारे में पढ़ना है वे 6 हैं, और उनको हम बारी बारी से मैं
हम लोग पढ़ेंगे, मैं उसको लिख रहा हूं। हाँ तो छात्रों आप देखिए, ये जो आपका है अनु, उप, सह, नीर, प्रति और यथा, ये जो 6 अव्यय हैं इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। अब इन अव्यय का प्रयोग कैसे होता है, हम कैसे करेंगे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और छात्रों मैं बार बार कहता हूं कि रटने से अच्छा समझना जरूरी है। तो एक एक करके इन सभी अव्ययों को हम जानेंगे और इसका प्रयोग जानेंगे कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले छात्र यहां आइए, अनु, पहला क्या है अनु। यह अनु अव्यय कहां लगे? अब प्रश्न उठेगा मन में कि सर ये अनु हम कहां लगाएंगे? जाहिर सी बात है, प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अनु का प्रयोग हम कहां करेंगे। तो इतना याद रखिए छात्र कि अनु का प्रयोग पश्चात, योग्यता और आनुपूर्य, आनुपूर्य ये 3 जो पद हैं, ये जो 3 शब्द हैं, यदि तीनों शब्द में से कोई शब्द अगर आपको वहां रहेगा तो वहां आप अनु अव्यय का प्रयोग बेहिचक करेंगे। पश्चात का मतलब पीछे, योग्यता का मतलब योग्यता, योग्य, और आनुपूर्य का मतलब क्रम से, 1 by 1 करके क्रम से, समझे कि नहीं छात्र? और आपको समझने के लिए मैं यहां उदाहरण भी लिखा हूं, इसको आप ध्यान से देखिए। रथस्य पश्चात, इसका मतलब हुआ रथ के पीछे, ठीक है। रथस्य पश्चात इति, तो पश्चात जो है, जो शब्द है, उसके लिए कौन सा हम अव्यय प्रयोग करेंगे? अनु। और ध्यान रखेंगे छात्र कि जिन शब्द के लिए हम जिन अव्यय का प्रयोग करेंगे वो अव्यय उस संज्ञा पद के पहले आ जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। देखिए पश्चात के लिए यहां हम पश्चात शब्द के लिए अनु अव्यय का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम समस्त पद बनाते हैं, ध्यान दीजिए छात्रों, जैसे ही हम समस्त पद बनाते हैं, यह पश्चात शब्द के लिए जो प्रयुक्त हुआ अनु अव्यय है वह पहले आ गया, देखिए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अनुरथम। और हम क्या लिखे जाने थे? अव्ययी भाव समास का गुण कि जब समस्त पद बनता है तो वह हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है, ठीक है। तो देखिए अनुरथम, ठीक है। इसको हम और भी दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं यहां इसके लिए, शिवस्य पश्चात, शिवस्य पश्चात इति, क्या हो जाएगा? अनुशिवम, ठीक। अब देखिए पश्चात के लिए अनु का प्रयोग करेंगे, योग्यता के लिए छात्र ध्यान दीजिए, योग्यता के लिए सुखस्य योग्यम, मतलब सुख के योग्य, और इस योग्य के लिए भी हम अनु अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखेंगे अनुसुखम। अब यहां देखिए, यह योग के लिए जिस अनु अव्यय का प्रयोग किया हमने वह लिख दिया पहले, अनुसुखम, ठीक है। अब इसके लिए जो है हम और भी उदाहरण से ले सकते हैं। देखिए जैसे रूपस्य, रूपस्य योग्यम इति, क्या हो जाएगा? अनुरूपम, ठीक। अब देखिए आनुपूर्व, इसके लिए भी हम अनु अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखिए ज्येष्ठस्य आनुपूर्व, ज्येष्ठस्य मतलब बड़ा, बड़ा के क्रम से, बड़ा के बाद जो है छोटा, उसके बाद छोटा, या 1 2 3 करके ऐसे लिखते हैं, क्रम से होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ज्येष्ठस्य आनुपूर्वे नहीं थी अनुज्येष्ठम, यहां देखिए अनु, आनुपूर्व का मतलब क्रम से, यह बात ध्यान रखिएगा। अब क्या हो जाएगा? हम दूसरा भी लिख सकते हैं, पदस्य,
पदस्य आनुपूर्वेण, आनुपूर्वेण इति क्या हो जाएगा, अनुपदम। तो अभी आप छात्र देखें कि अनु अव्यय का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। ठीक उसी तरह दूसरा आपका है उप, कि उप अव्यय का प्रयोग हम कहां करेंगे। तो जहां समीपता का अर्थ प्रकट होगा, निकटता का अर्थ प्रकट होगा, वहां हम क्या करेंगे, उप अव्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां देखिए उप अव्यय किसके लिए प्रयोग करेंगे, समीप के लिए। जैसे यहां हमने उदाहरण लिखा है वनस्य समीपम इति उपवनम। यहां देखिए ये समीप किसके लिए आया, समीप के लिए कौन सा अव्यय आया, उप। इसी तरह और भी हम उदाहरण वनस्य समीपम मतलब वन के नजदीक। इसी को और हम लिख सकते हैं नगरस्य समीपम इति क्या लिख देंगे, उपनगरम। ठीक। अब देखिए छात्र यहां सह है, सह, और सह के लिए स भी लिखेंगे। सह के लिए क्या लिखेंगे, स, केवल स। ये इसका भी अर्थ सह ही होता है, साथ के लिए इसका लिख। योगपद मतलब एक साथ होना, किसी के साथ होना। ठीक है। तो जैसे चक्रे न युगपद माने चक्र के साथ, इति सचक्रम। चक्रे न युगपद इति सचक्रम। इसको और भी लिख सकते हैं पुस्तके न युगपद इति क्या लिखेंगे, सपुस्तकम। तो छात्र आप समझ रहे होंगे। ठीक उसी तरह है नीर, निह या नीर। ये निह वास्तव में नीर क्या है, मूल इसका शब्द है निह, और यही कहीं नीर हो जाता है और कहीं निश हो जाता है। इसका चर्चा हम लोग संधि में किए थे, कहाँ वह निश हो जाता है और कहाँ नीर हो जाता है ना। तो यहाँ देखिए अर्थाभाव या किसी चीज का अभाव के लिए हम नीर शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए मक्षिका नाम अभाव, मक्खियों का अभाव, और यह अभाव शब्द के लिए नीर अव्यय का प्रयोग हम किए, तो क्या बन गया, निर्मक्षिकम। ठीक है। उसी तरह जना नाम अभाव लिख सकते हैं, जना नाम अभाव इति क्या हो जाएगा, निर्जन। निर्जन। ठीक है। प्रति, अब देखिए आपका ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा आपका क्या है, प्रति। तो प्रति हम अव्यव का प्रयोग छात्रों कहां करेंगे, तो यहां लिखा है विप्सा। विप्सा का मतलब होता है द्विरुक्ति, यानी एक बात को दो बार कहा जाए। द्विरुक्ति मतलब द्वि उक्ति, यानी दो बार कहा जाए। जैसे नगरम नगरम, दीनम दीनम, वनम वनम, ऐसा जो दो बार बोल रहे हैं, तो वहां हम क्या करेंगे, प्रति लगा देंगे। जैसे देखिए यहाँ दीनम दीनम इति क्या बन गया, प्रतिदिनम। ठीक उसी तरह हम लिख सकते हैं नगरम नगरम प्रति, नगरम नगरम प्रति इति क्या बन जाएगा, प्रति नगरम। उसी तरह प्रतिवनम भी बना सकते हैं। इसके बाद 6 है आपका यथा। यथा अव्यय का छात्रों कहां प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए अनतिक्रम्य शब्द दिया गया है। अनतिक्रम्य शब्द का मतलब होता है कि अपने शक्ति के अनुसार, आपके अनुसार सीमा के भीतर रहते हुए, ऐसा भाव जहां स्पष्ट होगा, ऐसा भाव जहां होगा, वहां हम यथा
अव्यय का प्रयोग करेंगे और उसके लिए शब्द क्या लिखेंगे, अनतिक्रम में। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, शक्तिम अनतिक्रम में इति यथा शक्तिम। उसी तरह हम लिखेंगे लेखम अनतिक्रम्य इति यथा लेखम। ठीक है, तो छात्रों आज हम अव्ययी भाव समास में आने वाले सभी अव्ययों को पढ़ लिए। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।